Hello everyone. Good afternoon all. Am I audible? Dear students, am I audible? I cannot see any reply. Okay. Pradeep has replied, yes ma'am. Isha, Dipti, okay. Mansi, Manshu, Devendra. Right, okay. So now that I'm audible, let us start with the class today. Okay, so first of all, let me ask you one thing, that have you understood the group discussion, like the last session which we did? Okay, have you understood? Is group discussion clear, or do you want me to conduct one more session today of group discussion? एक और ग्रुप डिस्कशन आप लोग करना चाहेंगे आज? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जीडी लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, अगर आपको एक और ग्रुप डिस्कशन करना है आज तो। लेट्स सी, अगर मेजॉरिटी लोग कहेंगे तो आज हम एक प्रैक्टिस और करेंगे ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है? क्योंकि आई थिंक उस दिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था। ओके, सो आई विल गिव यू अ टॉपिक अगेन टुडे एंड वी विल डू द डिस्कशन। ओके, हिमांशु सिंह एवरीथिंग इज क्लियर मैम। प्रदीप और देवेंद्र ने कहा है कि जीडी करना चाहते हैं। ओके, मैं सबको एक काम करती हूँ ना, मैं आज थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, ठीक है? तो मैं सबको अनम्यूट करूंगी। ओके, आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करिए। आई वांट एवरीबॉडी टू इंटरेक्ट विद मी टुडे। ओके, जस्ट अ मिनट। आई होप आई एम ऑडिबल अगेन। आप लोग यस और नो प्लीज करके मुझे बताइए, बोल के बताइए, बिकॉज मैंने सबको अनम्यूट की परमिशन दे दी है। Yes. लिखिए, कुछ नहीं बोलिए, मुझसे बात करिए। अब जितने भी लोग इस समय हैं आज क्लास में, अब मुझे बताइए कि आप लोग आगे का टॉपिक कवर अप करना चाहते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं? कवर कराइए। ग्रुप डिस्कशन तो कर लिए, आगे आगे के कवर करा सकते। ओके, हिमांशु आपको जीडी बिल्कुल करने आता है? कॉन्फिडेंट हो आप जीडी करने में? यस मैम, कर देंगे। आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा, थोड़ा बेटा तेज बोलिए। मैंने कहा है ना, जब भी कभी बात करिए हमेशा कॉन्फिडेंटली बात करिए, तेज बात करिए। यस मैम, कर लेंगे। ओके, ठीक है, गुड। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम थैंक यू। बेसिकली बात करेंगे नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है? तो मैं एक पीपीटी आप लोगों से शेयर करूंगी, बहुत ध्यान से उस पीपीटी को देखिएगा, समझिएगा और अपने डाउट पूछते जाइएगा, ठीक है? अभी कोई भी अपने आप को बीच में अनम्यूट नहीं करेगा। जहां भी आपको डाउट हो, यू कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, द क्वेश्चन दैट यू हैव। ओके, सो पहले मैं पीपीटी ओपन कर देती हूँ, देन विल स्टार्ट, राइट? और मुझे बता दीजिएगा एक बार पीपीटी आपको विजिबल है कि नहीं। इज द पीपीटी विजिबल, यस और नो? यस मैम, विजुअल। ठीक, यस मैम। ठीक है, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एक चीज समझिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि उस दिन जब मैं लास्ट क्लास में आप लोग का ग्रुप डिस्कशन ले रही थी, तो बहुत सारे लोग थे जो बोल तो पा रहे थे बट इफेक्टिवली नहीं बोल पा रहे थे। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मेरा मतलब क्या है कि जब तक सामने वाला आपकी बात ना सुने और समझे ना, तब तक आपका कम्युनिकेट करना बेकार है। You should always speak in such a way where everybody stands, understands what you are trying to say.
जैसे अभी अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ तो मेरा काम ही है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करनी है, ताकि वो जो भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ वो कंटेंट उन तक पहुंच पाए और वो उसको ऑब्जर्व कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, नाउ अब एक कोटेशन में आप लोग को दिखाना चाहूंगी कि द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। बेसिकली अगर हमें कहीं भी लीड करना है, किसी भी सेक्टर में, अपनी जॉब में, अपनी पर्सनल लाइफ में, तो हमारा कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैं बार बार कहती हूँ कि कम्युनिकेशन से मेरा मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है। इट इज अबाउट कम्युनिकेटिंग इन एनी लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आपको उसी में कम्युनिकेट करना चाहिए। लेकिन क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। ओके, नाउ बेसिकली हमारी जिस पर्सनालिटी की हम बात करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है, तो उस पर्सनालिटी को इंप्रेसिव बनाती कौन सी चीजें हैं? ठीक है, मैंने जस्ट उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, दैट इज हम उसको विटामिन ABC कहते हैं। तो हमें अगर एक अच्छी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करनी है या बनानी है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? दैट इज A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कम्युनिकेशन। ओके, अब एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, इन तीनों में आपको कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे इंपॉर्टेंट है? आप में से कोई बता सकता है इसका आंसर मुझे? एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे हमारी पर्सनालिटी को इंप्रेसिव बनाता है? कोई भी बताइए मुझे, एनीबडी कैन स्पीक। बोलिए, कोई भी आंसर कर सकता है, एंड यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। एनीबडी कैन स्पीक। एटीट्यूड या बिहेवियर हमारी पर्सनालिटी को इंप्रेसिव कैसे बनाता है? अगर हमें किसी के ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन डालना है अपना, तो एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बोलिए, एनीबडी कैन स्पीक, कम ऑन। सी, इट्स सॉफ्ट स्किल्स की क्लास है, कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास नहीं है, और सॉफ्ट स्किल्स का मतलब भी है कि आपको बोलना है। ठीक है, बोलिए, कम ऑन। आज तो आपको फ्रीली बात करना भी अलाउड है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टॉक टू मी। बोलिए, कम ऑन। आई थिंक ऑलरेडी उस दिन GD में बहुत अच्छा बोल रहे थे काफी सारे बच्चे, कहाँ हैं वो सब? बताइए बताइए, एटीट्यूड, बिहेवियर, कम ऑन। ओके, हु वांट्स टू रेज द हैंड? जस्ट रेज हैंड, फिर मैं पूछती हूँ खुद ही। एटीट्यूड से क्या मतलब है? अच्छा, एटीट्यूड को डिफाइन करिए। प्रदीप ने हैंड रेज किया है, प्रदीप से पूछते हैं। प्रदीप, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, जैसा कि एटीट्यूड है तो एटीट्यूड रेफर्स टू एक्सप्रेशन ऑफ द वे वन फील्स एंड बिहेवियर इज वे दैट समवन एक्ट्स। ओके, ठीक है। और बेसिकली एटीट्यूड और बिहेवियर से हमारा मतलब है ना, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज बेसिकली कि जैसे अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मेरे एक एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि मैम के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है। तो वो आपको कैसे पता चल रहा है? ठीक है, मेरे में भी बात करने के तरीके से, या मैं जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हूँ आपके साथ उस तरीके से, या फिर मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ या नेगेटिव बात कर रही हूँ, इससे भी पता चलता है। ठीक है, तो यही हमारा एटीट्यूड है। जैसे मान लीजिए आज की क्लास संडे की क्लास है, अब संडे की क्लास अटेंड करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली संडे की क्लासेस पसंद नहीं करते, बट आज जितने भी लोग इस क्लास में हैं प्रेजेंट, वो क्या एटीट्यूड शो कर रहे हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि नहीं, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। और उस एफर्ट को लगाने के लिए आज उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आज की क्लास हमें करनी है। और देखिए, बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी क्लास में नहीं है, दैट मीन्स उनका एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव है। तो आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी आपके एटीट्यूड से पता चल जाती है। आप कैसे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, कैसे दूसरे को ट्रीट कर रहे हो, इससे पता चल जाता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। ओके, सेकंड इज बिहेवियर। बिहेवियर में भी अगर मैं सिर्फ क्लास लूं, ठीक है,
और मैं क्लास लेकर सीधे लॉग आउट कर दूं, आपसे अच्छे से बातचीत ना करूं, सिर्फ अपना लेक्चर डिलीवर कर दूं, मेरा बिहेवियर आपके प्रति अच्छा ना हो और मैं डांटती रहूं आप सबको, जो जनरली टीचर्स करते हैं, बट क्या मैंने ऐसा किया अभी तक? आई डोंट थिंक सो। तो मेरा बिहेवियर आपको पॉजिटिव लगेगा। तो यही जो चीजें होती हैं, ये ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को बनाती है। तो आप जब किसी ऑफिस में बैठते हो, कल को जॉब करोगे, या फिर घर पर भी रहते हो या दोस्तों के साथ जाते हो, तो आपकी एक पर्सनालिटी का जजमेंट लगातार होता रहता है। आप ग्रुप डिस्कशन में भी बैठोगे या इंटरव्यू में बैठोगे एचआर के सामने, आपका एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन अपने आप ही चेक हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पाओगे सिचुएशंस में। तो आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, एटीट्यूड, बिहेवियर या कम्युनिकेशन? कोई इसका सही आंसर बता सकता है? तीनों में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, एटीट्यूड का, बिहेवियर का या कम्युनिकेशन का? मैम बताइए। एटीट्यूड का, एटीट्यूड का। कितने लोग कह रहे हैं एटीट्यूड? चैट बॉक्स में देखते हैं। आई थिंक मोस्टली पीपल विल बी अग्रीइंग टू। ओके, निधि कह रही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ओके, अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, मोस्टली लोगों ने कम्युनिकेशन लिखा है और कुछ लोगों ने एटीट्यूड भी लिखा है। एक बात बताइए, सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मेरे बोलने से पहले या मेरे कुछ करने से पहले मेरा सोचना जरूरी है कि नहीं उस बारे में? अगर मुझे आज की क्लास लेनी है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना मन बनाऊंगी ना कि मुझे क्लास लेनी है आज की, भले ही संडे हो। तो सबसे पहले मैंने क्या दिखाया? पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, ठीक है। सबसे पहले मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण मेरा बिहेवियर क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, मैं इतनी दूर से क्लास लेने आई। ओके, एंड नाउ मैं कम्युनिकेशन भी कैसा कर रही हूँ आपके साथ? पॉजिटिव ही कर रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो चीज जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो कहीं ना कहीं क्या है? एटीट्यूड है। और एटीट्यूड दिखता नहीं है, वो फील किया जाता है। ओके, तो आई थिंक जो लोग एटीट्यूड कह रहे थे उन्होंने बिल्कुल सही बोला था। और कम्युनिकेशन वालों को भी मैं बताती हूँ कि वेटेज होता है, बट एटीट्यूड के कंपैरिजन में उतना नहीं होता। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब मान लीजिए जैसे एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग आप सभी जानते होंगे, ठीक है, हम सब ने पढ़ा है। आइसबर्ग के बारे में एक चीज क्या है जो आपको पता है? बताइए, आइसबर्ग के बारे में एक चीज क्या है जो हम सबको पता है? बताइए कोई मैम जितना ऊपर दिखता है उससे ज्यादा नीचे होता है। हाँ, वेरी गुड। ये किसने आंसर दिया? अमन। ओके, अमन, ठीक है, वेरी गुड अमन। देखिए, आइसबर्ग को अगर हम देखें तो आइसबर्ग जितना ऊपर छोटा दिखता है ना, उतना ही ज्यादा डेप्थ में वो नीचे होता है। और जो शिप्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आइसबर्ग जितना सामने दिख रहा है उतना ही उतना ही दिख रहा है, उतना ही शेप एंड साइज में है, बट नीचे उसकी डेप्थ का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। वैसे ही हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ कि कैसे मैटर करता है। नाउ सी, बेसिकली आइसबर्ग की अगर हम बात करें तो ओनली 10% ऑफ एनी आइसबर्ग इज विजिबल, द रिमेनिंग 90% इज बिलो द सी लेवल। सो विजिबल जो होता है वो क्या होता है? अब आप लोग बता सकते हैं कि एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन में विजिबल क्या है और इनविजिबल क्या है? बताइए, आंसर करिए इसको। मैम एटीट्यूड अनविजिबल होता है। ओके, ठीक है, एटीट्यूड इनविजिबल होता है और बिहेवियर? मैम हाँ अनविजुअल, बिहेवियर मैम हाँ विजुअल होता है, कम्युनिकेशन भी विजुअल होता है। ओके, बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं? बाकी सब लोग अग्री करते हैं इस चीज से? यस और नो? यस मैम मैम। बिहेवियर जो होता है, ओके, हाँ, कोई कुछ कह रहा है डिफरेंट। हाँ, बोलिए बोलिए बेटा। बिहेवियर में विजिबल कहाँ से हो सकता है? उसे तो हम फील कर सकते हैं ना, वो हमें दिखाई थोड़ी देता है, उसे तो हम फील करते हैं। अच्छा, ओके, इनका कहना है कि बिहेवियर हम फील कर सकते हैं किसी का, वो दिखता नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सही बोल रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो बेसिकली अब हम देखेंगे बिहेवियर और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो विजिबल होती हैं।
एक्चुअली बात समझिए कि अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं शांत बैठा है, सभ्य तरीके से बैठा है, ओके, और अपना काम में ध्यान दे रहा है, तो आपको उसका बिहेवियर क्या दिखेगा? नहीं, बिहेवियर तो दिखता ही है। तभी तो टीचर्स कहती है ना कि उस स्टूडेंट का बिहेवियर बहुत अच्छा है क्लास में, भले ही टीचर ने कभी उस स्टूडेंट से बात ना की हो इंडिविजुअली, बट क्योंकि वो क्लास में कैसे बिहेव कर रहा है वो उस टीचर को दिख रहा है। तो आपका बिहेवियर और जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा सामने दिखता है, ओके। एंड जो आपका एटीट्यूड होता है वो हमारे अंदर होता है, दैट मीन्स हमारा थॉट प्रोसेस वो पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली एटीट्यूड पॉजिटिव है तो बिहेवियर और कम्युनिकेशन भी पॉजिटिव ही होगा, ओके। नाउ हाउ ऑफन डू वी कम्युनिकेट, इस पे बात कर लेते हैं। तो दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, ओके। जो हम शब्दों के द्वारा करते हैं कम्युनिकेशन, जो आप लोग जनरली करते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। और जो बिना बोले कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आपने आई थिंक ये दोनों वर्ड सुने ही होंगे, सबने सुने हैं, वर्बल नॉन वर्बल, यस और नो? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो वर्बल क्या होता है? जो भी हम बोल रहे हैं, और नॉन वर्बल वो जब हम नहीं बोल रहे होते हैं तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है सामने वाले के साथ वो होता है नॉन वर्बल। नाउ अब हम बात करते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल का वेटेज क्या होता है। आई थिंक मैंने पहले की स्लाइड्स में ये चीज मेंशन की थी जो ऑलरेडी आपके सामने है। अब देखिए कि हमारा कम्युनिकेशन जो 100% है उसमें बेसिकली जो सबसे ज्यादा वेटेज है, 55% जो वेटेज है वो किसका है? हमारे बॉडी मूवमेंट्स का, हमारे फेशियल जेस्चर का, ओके। और हम कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इसका परसेंटेज कितना है? 55% है। तो हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा किस चीज से जज किया जाता है? हमारे उठने बैठने के तरीके से, हमारे चलने के तरीके से, ओके। 38% अगर हम बात करें जो कि ऑरेंज बॉक्स में लिखा हुआ है, दैट इज वॉइस टोन मॉड्यूलेशन या पॉजेस। इसको मैं समझा देती हूँ। हमारा बोलने का तरीका कैसा है, हमारी टोन क्या है, क्या हम बदतमीजी से बात कर रहे हैं सामने वाले से, क्या हम जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं या फिर डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो रॉन्ग टोन होगा हमारे बोलने का। और अगर आप सही सिचुएशन पे सही तरीके से नहीं बोल रहे हो तो फिर डेफिनेटली आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो 38% किस चीज का वेटेज है? दैट इज आपकी टोन का, आप किस तरीके से बातचीत करते हो, ओके। एंड जो सबसे कम परसेंट है कम्युनिकेशन का वो है हमारे शब्दों का। तो आप खुद देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं ये उतना मैटर नहीं कर रहा है जितना ये मैटर कर रहा है कि हम उसे कैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से उस चीज को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, उस कम्युनिकेशन का कोई भी फायदा नहीं होता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है। यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो अब देखिए, एक चीज और थी कि अभी यस मैम बोला, दो तरीके की यस मैम मुझे सुनाई दिए, ठीक है। एक यस मैम था, यस मैम, इससे क्या मतलब आ रहा है कि हाँ उस इंसान को समझ में आया क्योंकि मुझे नाम नहीं पता किसने कहा था। और दूसरा टोन मुझे सुनाई दिया, यस मैम। दोनों टोन में फर्क है। स्टूडेंट्स आप लोग बात समझिए। आप अगर अभी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ तो मैं आपकी टोन से ये जज कर सकती हूँ कि आप एक्चुअली में आपका एटीट्यूड कैसा है। यही चीजें आपको सीखनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज अगर आप इस टोन में क्लास में बात कर रहे हो तो कल को आपका कंपनी के साथ जब टेलीफोनिक राउंड होगा तो आप एचआर से भी ऐसे ही फोन पे बात करोगे। आप बात समझिए कि अगर आप सामने वाले के फेस टू फेस नहीं भी हो तो भी आप किस तरीके से बात कर रहे हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। तो प्लीज अपने अपने टोन पे वर्किंग करिए आप लोग। ये क्लासेस सिर्फ इसीलिए ही है कि आप जिस लहजे में अभी तक बात करते आ रहे हैं वो आपको सुधारना है। मैं यही सुधारना चाहती हूँ आप सबके अंदर, ओके। सो प्लीज डोंट डू दैट। जब भी आपको कहीं भी प्रोफेशनली बोलना हो तो अपने टोन पे बहुत ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। बेसिकली जब हम जो चीजें हम एक्सचेंज करते हैं कम्युनिकेशन में वो क्या क्या होती हैं, ये चार चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं जिसे हम फीचा कहते हैं। कम्युनिकेशन के दौरान हमारी फीलिंग्स एक्सचेंज होती हैं,
ठीक है, हम क्या फील कर रहे हैं सामने वाले के बारे में, या फिर सामने वाला हमारे बारे में क्या फील कर रहा है, वो चीज हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इमोशंस या एक्सपेक्टेशंस। ओके, हम किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर अपने करियर के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इमोशंस या एक्सपेक्टेशंस भी हम कम्युनिकेशन के दौरान शेयर करते हैं। एंड थॉट प्रोसेस, हम क्या सोच रहे हैं अंदर किसी चीज के बारे में, दैट थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो शेयर्ड। ओके, एंड लास्ट वन इज किसी चीज पे आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, आपके एक्शंस क्या होने वाले हैं फ्यूचर में, वो सारी चीजें आप कम्युनिकेशन के दौरान ही एक्सचेंज करते हो सामने वाले से, सामने वाले को बताते हो। ओके, नेक्स्ट इज अब वर्बल इफेक्टिवनेस की बात करते हैं कि वर्बली जब हम वर्ड्स को बोल रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, वर्बली अगर मैं कोई चीज डिलीवर कर रही हूँ इस समय, तो मुझे किन किन पॉइंट्स का ध्यान देना होगा, वो कुछ पॉइंटर्स अभी स्क्रीन पर आएंगे। ठीक है, जैसे नंबर 1 है पिच। पिच सबको पता है क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी पिच क्या होता है, बताइए। पिच, पिच से आपका क्या मतलब है? जब हम बोल रहे मैम, हैं, हाँ मैम पिच एक वॉइस का वो टोन होता है, जैसे कि लो पिच होती है तो मतलब इंसान का वो वॉइस जो होता है वो लो होता है, और एक हाई पिच होता है। ओके ठीक है, बिल्कुल सही कहा। पिच से हमारा मतलब है कि कितना तेज या कितना धीरे या कितना एवरेज मॉड्यूलेशन है हमारी आवाज में। जैसे अगर मैं कहीं क्लास ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे अपनी पिच हाई रखनी है, क्योंकि अगर मैं डल तरीके से बोलूंगी या आपके हिसाब से नहीं बोलूंगी तो डेफिनेटली आपको क्लास में मजा नहीं आएगा। वैसे ही आप लोगों को भी ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मान लीजिए आप यहाँ अभी ऑनलाइन फेस टू फेस हम लोग वर्चुअली बात करते हैं एक दूसरे से, तो आपको खुद एफर्ट करना है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आए। ओके, अगर अभी आप धीरे धीरे बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, एंड दैट विल लीड टू द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड होता है इंटोनेशन। इंटोनेशन से क्या मतलब है, कोई बता सकता है इंटोनेशन? आप में से कोई होगा जिसे मीनिंग पता होगा इंटोनेशन का, बताइए। व्हाट इज इंटोनेशन? एनीबॉडी कैन टेल। हमारी स्पीकिंग में इंटोनेशन क्या होता है? आई थिंक किसी को भी नहीं पता। ओके, सो इंटोनेशन का मतलब होता है लहजा, हम किस लहजे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटोनेशन। नेक्स्ट वन इज योर क्लैरिटी, कितनी साफ तरीके से हम बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कुछ लोगों को बोलते हुए उनकी बात समझ में ही नहीं आती क्योंकि वो मुंह के अंदर बोलते हैं। सो दैट क्लैरिटी शुड बी देयर। हर एक वर्ड को बहुत साफ साफ बोलिए और आराम से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। एंड दैट लीड्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टोन। किस टोन में आप बात करते हैं सामने वाले से। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कोई भी चीज आप कितनी अच्छी तरीके से सामने वाले को समझाना चाहते हैं, ये भी आपकी वर्बल इफेक्टिवनेस शो करता है। देन नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ डिलीवरी। रेट ऑफ डिलीवरी से क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज कितनी जल्दी जल्दी डिलीवर कर रहे हो या फिर धीरे धीरे डिलीवर कर रहे हो, एवरेज स्पीड से डिलीवर कर रहे हो या फिर बहुत फास्ट स्पीड से कर रहे हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी चीजों को डिलीवर करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ओके, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट। यू शुड ऑलवेज हैव अ एवरेज रेट ऑफ डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट वन इज योर प्रोनाउंसिएशन। ना प्रोनाउंसिएशन से बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी वर्ड को सही तरीके से बोलना, किसी भी वर्ड को सही तरीके से बोलना। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी वर्ड का गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आपका इंप्रेशन खराब होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि सामने वाले ने कभी पढ़ा ही नहीं है उस चीज के बारे में, उसको पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जो ज्यादातर बच्चे गलत बोलते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वर्ड का ज्यादातर बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। पता है वो उसको क्या बोलते हैं? इट्स टेक्नोलॉजी। बच्चे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी अगर आप बार बार कोई सामने वाला सुनेगा तो उसको कितना ऑकवर्ड लगेगा कि इस बच्चे को टेक्नोलॉजी भी नहीं पता कैसे कहा जाता है, isn't it? तो एक खराब आपका इम्पैक्ट बनता है, आपका इंप्रेशन बनता है।
तो सही प्रोनाउंसिएशन करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, दैट इज वर्बल इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है। ओके, अब हम आगे प्रोसीड करने से पहले मुझे ये बताइए कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई भी डाउट प्लीज पूछिए। अभी तक की जितनी भी स्लाइड्स आपने देखी हैं, मैं तब तक चैट बॉक्स में देख लूं कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पुट अप किया है। आर्या ने बिल्कुल सही लिखा है कि इन वन वर्ड वी कैन से दैट द डेंसिटी ऑफ आवर वॉइस इज नोन एज पिच। वेरी गुड आर्या, सही लिखा है आपने बिल्कुल। देन वेट ऑफ वॉइस, पिच, प्रेशर एंड टोन। ओके, वेरी गुड, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? यस और नो? एवरीथिंग इज क्लियर? आप लोग बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बोल दीजिए। इज एवरीथिंग यस क्लियर? मैम, यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। नाउ अब हम बात करते हैं कि वर्बल इफेक्टिवनेस में जब हम बोलते हैं चीजें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ स्पीकिंग। सेंस का मतलब पता है सबको? कोई एक लोग बताइए मुझे, सेंस का क्या मतलब होता है बेटा? सेंस, व्हाट इज सेंस? मैम जो मिस्टेक्स होती हैं उसको कहते हैं। हाँ, एक तरीके से वैसे सिन को पाप कहा जाता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि उसने ये सिन किया है, उसने ये पाप किया है। तो मैंने आपके लिए स्पेशली कुछ ऐसे सिंस इकट्ठा किए हैं कि स्पीकिंग में ऐसी क्या क्या मेजर गलतियां होती हैं जो हम लोग करते हैं और जो हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। आप में से कुछ लोग मुझे बताइए जरा, कुछ सेंस ऑफ स्पीकिंग बताइए कि क्या क्या गलतियां जनरली लोग करते हैं बोलते समय। फिर मैं आपको दिखाऊंगी स्लाइड्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किसका गेस सही था। बताइए। सर मैम बीच बीच में रुक के बोलते हैं। ठीक है, बीच बीच में रुक के बोलते हैं, ओके। लेकिन मेजर गलती की बात हो रही है, ब्लंडर की, जो ब्लंडर करते हैं लोग। ओके, ठीक है, चलिए आगे बताइए, आगे और कोई? मैम जो क्लैरिटी नहीं रहती है उनके बोलने में, क्या बोल क्लैरिटी, रहे हैं, ओके क्या बोलते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती है। ओके ओके अनंत, ठीक है। नेक्स्ट और कोई? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, ठीक है। हेजिटेशन। हेजिटेशन, ओके राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है जो मैंने उठाया है। एक्चुअली टॉपिक मैंने एक वीडियो से उठाया था, जो वीडियो मैंने एक टेडेक्स स्पीकर को बोलते हुए सुना था, ठीक है। और उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि हम ये सारे सिंस कमिट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहला सिन कौन सा होता है। आई शो यू। सो सबसे पहला सिन है दैट इज, ये बता सकते हैं इस पिक्चर को देख के आप क्या गेस कर सकते हैं? ये पहला सिन है स्पीकिंग का। कोई बता सकता है कि इस पिक्चर में क्या चल रहा है? मैम कान में बोल रहा है। कान में बोल रहा है ना, मर्मरिंग हो रही। मर्मरिंग हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इस वर्ड को क्या कहा जाता है? कैन एनीबडी गेस? आई थिंक आपको पता ही होगा, कम ऑन। इस पिक्चर चुगली को देख करना। के चुगली करना। और सही वर्ड बताइए इंग्लिश में, क्या कहते हैं उसको? बुलिंग। ओके ओके, ठीक है, फाइन, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज योर, क्या लिखा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पर दिख रहा है सबको, ये क्या है? गॉसिप। दैट इज गॉसिप। गॉसिप। तो आई थिंक मैम गॉसिप। एक दो लोगों ने सही गेस किया था, बिल्कुल, दैट इज गॉसिप। गॉसिप मतलब कानाफूसी करना। तो लोग जनरली जो मेजर मिस्टेक करते हैं अपनी स्पीकिंग में, उनका मेजर जो स्पीकिंग का पार्ट होता है वो गॉसिप में जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गॉसिप करना अच्छी बात है? आप लोग मुझे बताइए, अच्छी बात है या बुरी बात है गॉसिप करना? नो मैम, बुरी बात है। बुरी बात है। गुड, ऑब्वियसली। व्हाई? क्योंकि चलिए पर्सनल लाइफ में तो हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली अपने ऑफिस में बैठ के या कॉलेज में बैठ के गॉसिप कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। और आपको क्या लगता है कि जो गॉसिप कर रहा होता है सामने वाला उसको जज कर लेता है कि ये इंसान अगर मेरे बारे में सामने वाले के बारे में गॉसिप कर रहा है तो ये मेरे बारे में भी करेगा।
isn't it? तो that leads to a negative impression. तो आप लोग प्लीज कभी भी इन चीजों में मत पड़िएगा, और प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा अपने वर्क प्लेस पर ये याद रखिएगा फ्यूचर में कि अगर आप गॉसिप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन खराब हो रहा है। ओके, नाउ सी, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन गेस करिए, देखते कौन सही बताता है। ये कौन सा सिन है? मैम चिल्ला रहा है मैम। शाउटिंग, और सबको शाउटिंग ही लग रहा है। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग, ओके, एंड मैम प्रेशराइजिंग ऑफ वर्कलोड। pressurizing the other person at the workplace, okay, And reacting to a panic situation. reacting and speaking loudly। ठीक है, let's see क्या है ये। that is complaining। okay, so basically आप देख रहे होंगे कि सामने वाला उस चीज को लेके कंप्लेन करता है तो उसका एग्रेशन अपने आप बढ़ जाता है, isn't it? आपने देखा होगा आपकी डे टू डे लाइफ में लोग आपसे किसी ना किसी चीज को लेके कंप्लेन करते रहते होंगे। तो क्या आपको ऐसा इंसान पसंद है कि जो दिन भर कंप्लेन ही करता रहे हर चीज पे? हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा है, बट हम उसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, हमें पहले ये देखना चाहिए। तो कंप्लेनिंग इज दैट वन थिंग विच शुड नेवर बी डन। आप कंप्लेनिंग की जगह अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड रखोगे तो आपकी पर्सनालिटी और अच्छी हो जाएगी। आपने देखा भी होगा, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंप्लेन ना करके चीजों को हैंडल करते होंगे, उन्हें सॉर्ट आउट करते होंगे। जैसे हमारी आदत होती है ना कि गर्मी बहुत हो रही है, वेदर बहुत गंदा है ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो ये सब क्या है? हर चीज को लेके नेगेटिव बोलना, कंप्लेन करना, बट दैट इज नॉट right at all. I hope you have got it. Complaining। अच्छा एक बात बताइए यस मुझे मैम। कि जब भी को एक इंसान आप इमेजिन करिए जो दिन भर रात भर कंप्लेन ही करता रहता हो, तो क्या आप उसके बारे में क्या जज करोगे? जो इंसान बार बार कंप्लेन करे हर चीज पे, बता सकते हैं आप लोग? आपको क्या इंप्रेशन आएगा उस इंसान का जो हर समय कंप्लेन करता रहता हो? Anybody can speak, come on, anybody can speak, it's a question। नेगेटिव पर्सन। हाँ, संतोष ने बिल्कुल सही बोला। हमें ऐसा लगेगा कि सामने वाला कितना नेगेटिव है, कितनी कंप्लेन कर रहा है, उस चीज को सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहा है। सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट जो संतोष ने बोला। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्लेनिंग के बाद होता है दैट इज, जो नेक्स्ट वन लिखा है स्लाइड पे आपके सामने, दैट इज बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूजेस। तो जो तीसरा सिन है जो हमारी स्पीकिंग में हम करते हैं वो क्या है? हमेशा बहाने बनाना, हर चीज को लेके बहाने बनाना। और आपको पता ही है कि ये लगभग सभी लोग करते हैं, बहाने बनाना, बट इट इज नॉट गुड। अगर आप किसी भी चीज को लेके एक्सक्यूज देते रहोगे तो दैट मीन्स कि आप स्टैंड नहीं लेते हो, आप अपनी गलती नहीं मानते हो, आप एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रखते हो उस चीज की। तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो लोग एक्सक्यूजेस हमेशा बनाते रहते हैं वो कहीं नहीं जाते लाइफ में, दे ऑलवेज रिमेन एट वन प्लेस। तो एक्सक्यूजेस शुड नॉट बी गिवन। अच्छा, आप में से मुझे कुछ लोग बताइए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली किन किन चीजों को लेके एक्सक्यूजेस बनाते हैं? बताइए, स्टूडेंट्स जनरली किन किन चीजों को लेके एक्सक्यूजेस बनाते हैं? होमवर्क, फीवर, को लेके, वेरी गुड, एंड कॉलेज ना आने का बहाना। कॉलेज ना जाने का बहाना, ओके, कि मैं लेट हो गया, है ना, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, है ना, आज दादी बीमार हो गई, आज किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? दीज आर foolish excuses, nonsense excuses. So these excuses should not be made, क्योंकि जो इंसान बहाने बनाता रहेगा उसकी पर्सनालिटी का कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Now let's see the next one. एक्सक्यूजेस के बाद जो चौथा सिन है वो देख लेते हैं। ये वर्ड क्या लिखा है? कोई इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकता है? एक्सग्रेशन, ओके, संतोष थोड़ा सा गलत है, कोई मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन बताइए। Exaggerate. एक्साग्रेशन, Exaggeration. नो, एग्रेशन,
थोड़ा एग्जैगरेशन। नो नो Exaggeration. ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। सो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन। आपका ये जो डबल जी वाला है पार्ट, ये क्या है, ये ज आएगा, जो हिंदी वाला ज आता है, तो दैट इज एग्जैजरेशन। बहुत ध्यान से सुनिए, प्रोनाउंसिएशन है एग्जैजरेशन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बोल के देखिए एक बार, एग्जैजरेशन बोलिए सब लोग। एग्जॉगरेशन। एग्जैजरेशन, ज बोलिए, ज हिंदी वाला, एग्जैजरेशन। एग्जॉगरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको आप लोग गूगल पे, जब ये क्लास खत्म हो जाए तो इसका एक बार गूगल पे देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, और उसको प्रैक्टिस करिएगा। अब कोई मुझे बता सकता है कि एग्जैजरेशन का मीनिंग क्या है? ये मैंने चौथा सिन यहाँ क्यों लिखा हुआ है? एग्जैजरेशन का हिंदी में क्या मतलब है, कोई बता सकता है? बोलिए, एग्जैजरेशन का हिंदी में क्या मतलब है? और ये होता है, ये बहुत लोग करते हैं एग्जैजरेशन। बोलना। यस, वेरी गुड। किसने बोला ये आंसर? अजय कुमार। हाँ अजय, वेरी नाइस। एग्जैजरेशन का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताना, कि चीज इतनी सी है और हम अपना इम्पैक्ट डालने के लिए उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। सो एक्चुअली वो बहुत नेगेटिव लगता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर फेक बोल रहा है तो क्या आपको पता नहीं चल जाएगा? वो कहते हैं ना, फेंकना, एक तरीके से चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, कि लेवल चाहे सामने वाले का कुछ भी ना हो, बट वो चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो एग्जैजरेशन का मतलब होता है चीजों को बहुत ही बड़े स्तर पे प्रेजेंट करना, जबकि वो चीज उतनी बड़ी ना हो। सो और देखा भी हमने पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस की जनरली क्या आदत होती है, आप कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर को सुनो, वो इतनी बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें बोलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एग्जैजरेशन। तो हमारी स्पीकिंग में हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमें हम्बल रहना है। हमारा लेवल क्या है, हमें उसके हिसाब से बात करनी चाहिए, ना कि चीजों को एग्जैजरेट करना चाहिए। समझ में आ गया सबको? यस, नो? यस मैम। ठीक यस मैम। है, अब यस नेक्स्ट वाला मैम। देख लेते हैं। एग्जैजरेशन के बाद आता है आपका, दैट इज, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन बताइए, जो रेड में लिखा हुआ है, रेड में। Dometic. डॉगमैटिक। ओके, डॉगमैटिक बिल्कुल सही है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? डॉगमैटिक। अब डॉगमैटिक का मतलब होता है कि हमेशा सामने वाले को गलत साबित करना, या मैम सामने कट्टर वाले होगा। को डोमिनेट करना। क्या बेटा? मैम हाँ, गलत साबित करना, जैसे कि ये मतलब हाँ, बहुत गलत इंसान है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कई बार सामने वाले की सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम गलत हो, मुझे बोलने दो, मैं सही हूँ। वो अपना नॉलेज ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनको जो पता है सब कुछ सही है ना? तो ये हमें गलतियां नहीं करनी है अपनी स्पीकिंग में। आप जब भी बोलना चाहते हैं आप बोलिए, बट ऐसे मत बोलिए कि सामने वाले को आप नीचा दिखाओ। सो दैट शुड नेवर बी डन। हमेशा हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन करने के दौरान हमें सामने वाले की रिस्पेक्ट भी रखनी चाहिए। हमें पता है कि सबको नॉलेज है, सबको आजकल गूगल से नॉलेज मिल गया है, बट इंसान वही इंटेलिजेंट है, वही स्मार्ट है, जो सही समय पे सही चीज बोले, और कम शब्दों में बोले, और दिखावे के लिए ना बोले। सो अपनी स्पीकिंग में प्लीज ये सारे सिंस कमिट मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में आपको बहुत सारे हर्डल फेस करने होंगे, चैलेंजेस फेस करने होंगे। उसके लिए अगर आज आप ये चीजें सीख लेंगे तो आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। और देखिए, फ्लो में बह के चीजें गलत कमिट करना बहुत आसान है ना? तो आप सब स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, आई एम श्योर यू ऑल आर स्मार्ट, बट थोड़े से वाइज बनिए, थोड़े से बुद्धिमान बनिए। ओके, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, प्रदीप ने बिल्कुल सही कहा है। प्रदीप ने एक वर्ड लिखा था, कट्टर। एक्चुअली जो कट्टर, एक तरीके से कट्टरवाद कहते हैं ना हम, कि कट्टर होना चीजों को लेके, सुनना ही ना अपने आगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉगमेटिक। प्रदीप ने सही लिखा था। ओके, सो ये सारे आपके क्या थे, दैट इज सिंस ऑफ स्पीकिंग। ओके, अब सिंस ऑफ स्पीकिंग एक बार और हम रिवाइज करते हैं।
तो मैं जरा ऊपर वाली स्लाइड पे जाती हूँ, ठीक है। अब जल्दी से मैं आप सबसे पूछती हूँ, चलिए आज हमने कौन कौन से सिंस ऑफ स्पीकिंग पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप में से कोई मुझे पहला सिन बताइए, पहला सिन क्या था, कोई भी बता सकता। गॉसिप गॉसिप ठीक, गॉसिप। नेक्स्ट वाला क्या था, कंप्लेनिंग complaining, कंप्लेनिंग, वेरी गुड। थर्ड तो आपके सामने ही लिखा है, दैट इज एक्सक्यूज। excuses, एंड फोर्थ है दैट इज exaggeration, एक्सपेक्टेशन। और इसके बाद वाला क्या है, डॉगमेटिक। dogmatic, वेरी गुड, ठीक है। तो 5 सिन आज हमने सीखे कि ये हमको अपनी स्पीकिंग में नहीं करने हैं। ऑलराइट, ओके। प्रमोद, आई थिंक ये फुल पिक ही है पीपीटी की, तो ये फुल ही मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अगर इफ इन केस प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं। अभी तक हमने वर्बल की बात की कि वर्बल में क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल की, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1 है स्माइल। अब स्माइल का नॉन वर्बल से क्या लेना देना है, कोई मुझे समझा सकता है। मैंने सबसे पहले स्माइल क्यों दिखाया आपको, स्माइल का क्या इंपॉर्टेंस है, कोई मुझे बता सकता है। पॉजिटिव वे। इट गिव पॉजिटिव एक्सप्रेशन। बट आप एक बात बताइए मुझे कि जनरली ऐसा माना जाता है कि हमें कहा जाता है ना कि ज्यादा मुस्कुराना नहीं चाहिए, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, तो फिर कैसे स्माइल करना चाहिए, कोई सही मुझे बताइए। स्माइल, स्माइल किस तरीके से हमें करनी चाहिए और किन सिचुएशंस में करनी चाहिए, बताइए। मैम जैसा कि स्माइल को लेकर है तो हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट यूज वर्ड और स्पोकन लैंग्वेज, यानी बिना बोले किसी को अगर कोई चीज बतानी है तो या तो हम स्माइल करके बता देंगे, हाँ, वो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा उससे वो समझ जाएगा कि हम क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझाया कृतिक आपने। नॉन स्माइल का मतलब ही है कि जब हम सिर्फ सामने वाले को देख के हल्का सा मुस्कुरा भी रहे हैं तो वो एक पॉजिटिविटी दे रहा है और एक कनेक्टिविटी बन रही है। हम सड़क पे मान लीजिए जा रहे हैं, ठीक है, और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और हमने देखा कि अचानक से कोई इंसान है जो हल्की सी स्माइल देता है, स्माइल पास ऑन करता है, तो क्या हमें थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव नहीं लगेगा, क्या हम अट्रैक्ट नहीं होंगे उस इंसान की तरफ। तो स्माइल एक्चुअली एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सबको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आप जब भी सामने वाले से किसी नए इंसान से मिले, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो हमेशा एक अच्छी सी हम्बल वार्म स्माइल रखिए। और लेकिन एक बात समझिए, अननेसेसरी स्माइल करना भी बहुत गलत होता है। क्यों, अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए 2 लोग कानाफूसी कर रहे हैं और सामने वाले को देख के स्माइल कर रहे हैं, तो क्या सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। स्माइल पॉजिटिव करना या नेगेटिव करना ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे स्माइल कर रहे हैं या किस एटीट्यूड के साथ स्माइल कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, दैट इज ओपन जेस्चर। ओपन जेस्चर, अब इसका प्रोनाउंसिएशन समझिएगा। ये वर्ड है आपका जेस्चर, इसको जेस्चर कहा जाता है, कुछ लोग इसको गेस्चर कहते हैं, गलत है, ज से होगा जेस्चर। तो ओपन जेस्चर का मतलब क्या है, कभी भी हैंड फोल्ड करके मत बैठिए, क्रॉस लेग करके मत बैठिए, ठीक है, और सामने वाले को हमेशा उंगली दिखा के मत बात करिए। ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा अवॉइड करनी होती हैं, क्योंकि ये चीजें अगर हम करेंगे अपनी स्पीकिंग में, नॉन वर्बल स्पीकिंग में, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन हमारा क्रिएट होता है बिना बोले। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड लीन। फॉरवर्ड लीन का मतलब है आगे झुककर थोड़ा सा एक्टिव होकर बात करना। अगर मान लीजिए कि मैं अभी इस कुर्सी पर बैठी हूँ और मैं आराम से पीछे टिक के रिलैक्स होके ऐसे पड़ा हूँ, अब मेरी ये बॉडी लैंग्वेज सही है या फिर ये बॉडी लैंग्वेज सही है। ऑब्वियसली मैं एक्टिव किस बॉडी लैंग्वेज में दिख रही हूँ, आप लोग बताइए, जब मैं आगे को झुकी हूँ या फिर जब पीछे को रिलैक्स होके बैठी हूँ। मैम पीछे। हाँ बताइए, किसमें एक्टिवनेस मेरी ज्यादा दिख रही है। आगे आगे में, आगे में मैम, वाई, तो आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब कल को आप किसी के सामने बैठते हो
तो कभी भी ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज होगी, स्पेशली अपनी अथॉरिटी के सामने, अपने टीचर्स के सामने, या जो भी इंसान आपसे बड़ा है एज में, उसके सामने कभी भी हमें पीछे टिककर आराम से नहीं बैठना चाहिए, हमेशा एक्टिव दिखना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टच। नाउ टच से हमारा मतलब है हैंडशेक। जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हम किस तरीके से हाथ मिला रहे हैं या सामने वाले को कैसे टच कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। कई बार आपने देखा होगा कि अननेसेसरली लोग बोलते बोलते सामने वाले को अननेसेसरी टच करने लगते हैं, बट दैट इज नॉट गुड। देखिए, आपकी फ्रेंडशिप में ये कंफर्टेबिलिटी चल सकती है, बट अगर कोई आपका कलीग है या कोई इंसान नया है जो आपके साथ काम कर रहा है, और अगर आप टच करके उससे बात कर रहे हो, तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। कई बार होता है कि हम इंसान के पर्सनल स्पेस में भी एंटर करते हैं। जैसे कहा जाता है कि दो लोग जब खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर आप उस डिस्टेंस के अंदर लैंड करोगे तो डेफिनेटली सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील होगा। और हैंडशेक भी जब हम बात करते हैं तो लोग गलत तरीके से हैंडशेक करते हैं, बहुत ज्यादा, या तो हाथ एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, हाथ दबा देते हैं, या हाथ तोड़ने वाला हैंडशेक करते हैं, या फिर इतना ढीला हैंडशेक करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि सामने वाले ने हैंडशेक किया भी है कि नहीं। तो हैंडशेक करना या किस तरीके का आप टच कर रहे हैं सामने वाले को, दैट ऑल्सो मैटर्स। सो नेवर एवर डू दैट स्टेट। ओके, नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज ऑब्वियसली सामने देखकर बोलना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सामने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का मतलब घूरना नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग एक्चुअली घूरते भी हैं, दे स्टेयर, बट स्टेयरिंग शुड नॉट बी डन। एक्चुअली जो प्रॉपर आई कांटेक्ट होता है उसमें हमें ब्लिंक भी करना पड़ता है। हम जो पलकें झपकते हैं अपनी 5 या 6 सेकंड में हमें करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव इंसान हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला आपको घूरे जा रहा है, तो क्या आप कंफर्टेबल फील करोगे उसके सामने? आपको लगेगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सामने वाले की, isn't it? तो ऑलवेज नेवर एवर डू दैट कि आप स्टेयरिंग कर रहे हो किसी को, या फिर नीचे देख के बात कर रहे हो, या फिर ऊपर दीवार पे देख के बात कर रहे हो, या फिर जब सामने वाला बोल रहा है तो आप घड़ी पे टाइम देख रहे हो। These things should not be done. Now let's proceed to the next one, that is nodding. जब हमें कभी कभार कुछ चीजें समझ में आती हैं तो हम सर हिलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई चीज यहाँ से बोल रही हूँ, अभी मुझे दिख तो नहीं रहा कि कौन क्या किस पोस्चर में बैठा है, बट अगर आपको चीजें मेरी समझ में आ रही होंगी तो कहीं ना कहीं आपने एक नॉड तो किया ही होगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब हम कोई चीज समझ रहे होते हैं तो हमारा सर अपने आप ही हिलता है, ये एक हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो हम करते ही हैं। तो जब भी आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं तो उस पर नॉड जरूर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे और कुछ नॉडिंग नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन इज एम्पैथी। एम्पैथी इज सामने वाले को समझना, सामने वाले की सिचुएशन को समझना, इसे एम्पैथी कहा जाता है। एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस होता है? एनीबॉडी कैन टेल, बताइए। एम्पैथी एंड सिंपैथी, सिंपैथी क्या होती है? अच्छा, सिंपैथी बताइए। एम्पैथी में मैम उसके जगह पे अपने आप को रख के सोचना कि उसके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो सकता है, और सिंपैथी सहानुभूति होती है मैम। हाँ, बिल्कुल सही बोला देवेन ने। सिंपैथी सिर्फ ये होता है कि हमने सामने वाले के प्रति केयर दिखाई, ठीक है, और बेसिकली सपोर्ट किया। बट एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है कि हमने उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखा। तो जब आप किसी की बात सुन रहे होते हो और आप ये सुनते हो कि नहीं यार, सामने वाला परेशान है, और सामने वाले की सिचुएशन, उसका गुस्सा, ठीक है, उसकी डांट का रीजन आप समझते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप एम्पथाइज कर रहे हो। तो आपके हमेशा नॉन वर्बल जेस्चर में एम्पैथी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं सामने वाले के साथ। ओके, नेक्स्ट वन इज योर रिफ्लेक्शन ऑन फेस। जब भी हम सामने वाले की बात सुन रहे होते हैं तो हमें हमेशा एक हमारे चेहरे पर वो चीज आ जाती है। मान लीजिए अगर सामने वाला कुछ गलत सलत बोल रहा है तो, और अगर हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है,
तो हमारे फेस पर वो चीज आ जाएगी। तो आप जब भी सामने वाले के उससे बात कर रहे हैं या बैठे हैं उसके सामने, तो कभी भी आपके चेहरे को देख के ये सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किस मूड में हैं या फिर उस समय आपका एटीट्यूड क्या है। जैसे मान लीजिए आपको सुबह डांट पड़ी घर पे, ठीक है, और आप क्लास में आए, आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, अब आपकी टीचर ने आपसे कुछ कहा, ठीक है, लेकिन आपका मूड तो पहले से ही खराब है, मॉर्निंग से ही खराब है। तो आपका वो मूड क्या है, हो सकता है वो आपकी टीचर को भी दिख जाए, वो आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगी कि आपके साथ कुछ हुआ है। और कई बार हम ये चीजें नोटिस भी करते हैं, है ना। तो आपके रिफ्लेक्शन जो आपके चेहरे पर आता है, वो उससे आपको बचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव ही दिखाइए, नो मैटर आपकी जिंदगी में कोई भी टेंशन चल रही हो। आई नो कि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में है, बहुत सारी टेंशन झेल रहे हो, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, बट वो चीज आपके चेहरे पर नहीं आनी चाहिए कभी भी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये था नॉन वर्बल इफेक्टिवनेस। ओके, अब हम आगे जो बात करते हैं दैट इज बॉडी लैंग्वेज के कुछ डूज और डोंट्स। कौन कौन सी बॉडी लैंग्वेज हमें फॉलो करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई एक मुझे जरा ये डूज पढ़ के बताइए, ये डूज जो लिखे हुए हैं, कोई एक पढ़ के बताइए मुझे, बॉडी लैंग्वेज डूज। एनीबॉडी कैन स्पीक, इसको रीड आउट करिए जो डूज लिखे हैं। कोई भी रीड आउट कर सकता है, कम ऑन। यही तो आपको सब करना है, तुरंत इनिशिएटिव लीजिए आप लोग, यही सब सॉफ्ट स्किल सीखनी है आप लोगों को। Firm handshake, eye contact, smile, open posture, relaxed but alert, look neat and professional, adopt appropriate dress code, listen actively, head nods. वेरी गुड, ठीक है, आकांक्षा ने बोला, आकांक्षा वेरी गुड, इनिशिएट किया आपने। ओके, तो हमें जो चीजें करनी चाहिए वो क्या क्या है? एक तो फर्म हैंडशेक। फर्म, अब क्योंकि वर्चुअली तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती, आप सामने क्लास में होते तो मैं आपको हैंडशेक करके दिखाती, बट जब भी आप हैंडशेक करते हो तो आपका और सामने वाले का जो थंब है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, थंब होता है वो एक्चुअली क्लच हो जाता है, सामने वाले के हाथ से क्लच हो जाता है, ठीक है। तो जब हम हैंडशेक कर रहे होते हैं तो हमारी ये जो फिंगर होती है, ये चारों सामने वाले के हाथ के ऊपर आती है, इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो आपका हैंडशेक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैंने अगर इस इंसान से हैंडशेक किया तो मैं कैसे करूंगी? ये क्लच करके, थंब क्लच करके मेरी फिंगर जो है वो आराम से उनके हाथ को कवर कर ले, तो ये प्रॉपर हैंडशेक होता है। और हमेशा हैंडशेक को हैंडशेक क्यों कहते हैं? क्योंकि 2-3 बार हम बेसिकली जब हैंडशेक कर रहे होते हैं सामने वाले से, तो हम हैंडशेक करते हुए शेक करते हैं हैंड को, 2-3 बार हैंड को शेक करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैंडशेक। ओके, सेकंड वन इज आई कांटेक्ट, एक फर्म आई कांटेक्ट मेंटेन करना, अच्छी सी स्माइल देना, एंड ओपन पोस्चर। मैंने आपको बताया कि बॉडी लैंग्वेज आपकी गड़बड़ कभी नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्स्ड वे में ना बैठ के हमेशा अलर्ट पोजीशन पे बैठना। ओके, यही सारी चीजें देखिए इंटरव्यूअर भी देखता है, तो आप लोग को बहुत ये चीजें सीखने लायक हैं कि आप कल को जीडी या इंटरव्यू में ये गलती ना करें। ओके, देन आपका ड्रेस कोड हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको इंटरव्यू में जाना है और आपने एक ऐसा कलर पहन लिया, मान लीजिए येलो कलर, फ्लैशी कलर पहन लिया, या बिल्कुल ब्राइट रेड पहन लिया, तो क्या ये कलर सही है पहनना इंटरव्यू में? नो, आपका ड्रेस कोड हमेशा सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हम बहुत प्रॉपर, जो लाइट कलर्स होते हैं, लाइट कलर की शर्ट पहनते हैं, डार्क कलर का ट्राउजर पहनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज लिसनिंग एक्टिवली, मतलब सुनते समय चीजों को समझना और सर हिलाना रिप्लाई में, दैट इज हेड नोड्स। ओके, क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, यस Yes, ma'am. अब मुझे डोंट्स पढ़ के बताइए, आप में से कोई एक डोंट्स पढ़िए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए बॉडी लैंग्वेज में, पढ़िए। एनीबॉडी कैन रीड, कम ऑन, एनीबॉडी। limb/clammy handshake, wear casuals, saggy shoulder, cross arms, no eye contact, weary tone, stare out of window, shake with nerves. नाउ लिम्ब और क्लैमी हैंडशेक का मतलब है
बेसिकली ढीला ढाला हैंडशेक करना। ढीला ढाला हैंडशेक कभी नहीं करना है आपको, लेकिन आपकी ग्रिप इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि आप जबरदस्ती उसके हाथ पर प्रेशर डाल रहे हो। सो दैट शुड नॉट बी डन। ओके, सेकंड इज बियर कैजुअल। अगर आप प्रॉपर किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, तो प्लीज कपड़े हमेशा सिचुएशन के हिसाब से ही पहनिएगा। तीसरा है सैगी शोल्डर्स। ओके, सैगी का मतलब क्या है? आपके कंधे एकदम झुके हुए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग की आदत होती है उनके कंधे हमेशा झुके हुए होते हैं, या फिर अगर वो स्टेज पर भी खड़े हैं तो भी ऐसा लगेगा कि उनके कंधे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं लग रहे। तो सैगी शोल्डर शुड नॉट बी देयर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज क्रॉस आर्म्स। आपको कभी भी हाथ फोल्ड करके नहीं बैठना चाहिए। इसका ये मैसेज जाता है कि आप सामने वाले की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। सो दिस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज शुड नॉट बी डन। देन नो आई कॉन्टैक्ट। जब आप सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं तो उसकी तरफ देखना ही ना। मतलब मैं अगर आपसे बातचीत कर रही हूँ तो मैं इधर देख रही हूँ, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। So that actually no eye contact should be avoided. Okay. I think there is some disturbance. दीप्ति, आपके पार्ट में कुछ दिक्कत है प्लीज? ओके, नेक्स्ट वन इज वियरी टोन। वियरी टोन का क्या मतलब है? वियरी का मतलब होती है थकी हुई टोन। मतलब जब आप बोल रहे हो तो आपके बोलने से ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी डाउन है, आप बहुत लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपकी जिंदगी में बहुत दुख दर्द है, मतलब वो आपकी आवाज से ही पता चल जाए। तो दैट काइंड ऑफ टोन शुड नॉट बी देयर। यू शुड ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंट टोन। जब भी बात करिए कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। देन स्टेयर आउट ऑफ विंडो का क्या मतलब है? हमेशा इधर उधर देखना। मतलब मैं दीवार पे ऊपर देखूं, नीचे देखूं, साइड में देखूं, बट आई शुड नॉट लुक एट दी पर्सन। So that is wrong. Okay. Then last one is shake with nerves means डर जाना। आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, उनके माथे पर पसीना आ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, पैर हिलाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है, ये आपको नहीं करनी है। तो आई होप आपने ये देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करनी है। Let's move to the next one. Alright, I think ये last का part है आज की क्लास का, that is commandments of communication. Now commandments of communication क्या है? कि कुछ चीजें हैं जो communication के दौरान हमें याद रखनी है, और वो क्या क्या चीजें हैं हम देख लेते हैं, ठीक है? Number one is keep it short and simple, use easy and little words. मतलब अपनी बात को कम शब्दों में कहना और हमेशा आसान शब्दों का यूज करना। बहुत ज्यादा ऐसी वोकैब मत यूज करिए कि सामने वाले को समझ में ही ना आए। तो हमेशा सिंपल भाषा में बात करिए, लेकिन कम बात करिए। देन नेक्स्ट वन इज कीप इट फोकस, प्रिपेयर योर मैसेज। जब भी आपको बोलना है, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए और फोकस में रहना चाहिए। मतलब फोकस इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि आप टॉपिक से हटकर बोल रहे हो, कि प्रॉब्लम कुछ और है और डिस्कशन कुछ और हो रहा है। देन नेक्स्ट वन इज बी अ गुड रिसीवर। चीजों को ध्यान से सुनिए और समझिए। एंड द लास्ट वन इज आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई। जब भी आपको कभी भी कोई डाउट हो किसी भी चीज में, तो आपको हमेशा सामने वाले से क्लैरिफाई करना चाहिए कि ऐसा सामने वाला क्यों कह रहा है। बट क्वेश्चन रेज करने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को नीचे गिराने लगे, क्योंकि कई बार होता है, लोगों की हैबिट होती है कि वो सामने वाले को डिमोटिवेट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं या उसका नॉलेज जज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये गलत बात है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछना है, जेन्युइनली क्वेश्चन पूछिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ओके, देन अब ये जो लास्ट पार्ट है स्लाइड का, दैट इज 4 कॉर्नरस्टोन फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग। आपकी इफेक्टिव स्पीकिंग को प्रमोट करने के लिए 4 कॉर्नरस्टोन है, 4 स्तंभ है जिसे हम कहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं आप गेस कर पाते हैं कि नहीं। चलिए बताइए मैम प्रॉपर हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस, नहीं। इफ स्माइल। अनंत, ये तो ठीक है, ये जो चीज मैं समझ गई। मुझे ये बताइए कि 4 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनी स्पीकिंग में रखनी चाहिए। वो मैम बॉडी लैंग्वेज और ये सब तो मैं समझ गई क्या है। मैम एक जो वॉइस का जो मॉड्यूलेशन होना चाहिए,
नहीं 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 नहीं, वो तो नॉन वर्बल स्पीकिंग का हो गया। जैसे हमने अभी सिंस पढ़े थे अनंत, अभी हमने सिंस पढ़े थे ना कि गॉसिप नहीं करनी है एंड कंप्लेनिंग नहीं करनी है, एक्सक्यूजेस नहीं बनानी है। वैसे ही आप सब लोग मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। जैसे गॉसिप कंप्लेन नहीं करनी है तो क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। मैम हॉनेस्टली जो भी हमें बोलना है तो हॉनेस्टली बोलना चाहिए। वेरी गुड प्रदीप, बहुत अच्छे, बहुत सही बोला आपने। नेक्स्ट, और कोई गेस करिए। मैम 4 अटेंशन। चीजें। हाँ, अटेंशन। अटेंशन पे करना चाहिए, ठीक है, चलिए, ओके, टेकन। और फियरनेस नहीं दिखाना चाहिए। ओके, ओके हिमांशु, आप लोग पास में आ रहे हैं आंसर्स के, हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, क्लैरिटी होनी चाहिए बातों में। क्यूरियोसिटी। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मानसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आपके सामने मैंने आपको एक ये दे दिया वर्ड, ये आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है यही है, यही है वो 4 कॉर्नर स्टोन। इसमें एच का मतलब क्या है? ऑनेस्टी। हाँ, यस, वेरी गुड। एच का मतलब है ऑनेस्टी। तो हमें जो सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है? ऑनेस्टी। मतलब जब भी हम बात करें पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करें। अच्छा, आपने देखा भी होगा कि जो लोग ऑनेस्टी के साथ कुछ बोलते हैं तो वो चीजें हमको बहुत टच कर जाती हैं, और हमें लगता भी है कि नहीं, सामने वाले की बात हमें सुननी चाहिए क्योंकि कितना ऑनेस्ट है। आपने बहुत सारे लीडर्स को बोलते हुए देखा होगा, ठीक है, बट मैं एक बात बताऊं, पता नहीं आप लोगों ने अब्दुल कलाम जी को बोलते हुए सुना है कभी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। यस मैम। यस मैम। आपने अगर उनको सुना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, या फिर सर रतन टाटा को आपने सुना होगा, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं। और ये लोग जब भी अपना मुंह खोलेंगे हमेशा ऐसी ही बात करेंगे जो लोगों को टच कर जाती है। तो आपको अगर एक इफेक्टिव स्पीकर बनना है लाइफ में तो ऑनेस्ट हो जाइए। और ऑनेस्टी से मेरा मतलब ये नहीं कि सामने वाले को, मतलब ऑनेस्टली आप उसकी बुराई भी करने लगे। अगर सामने वाले के अंदर कमियां हैं तो आप ऑनेस्टली उसको बताने लग जाए कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है, ये दिक्कत है। नो 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 नो, आपको बहुत बैलेंस्ड होके अपनी ऑनेस्टी दिखानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। ए से बताइए, ए से क्या है? कोई बता सकता है ए से? अटेंशन। अटेंशन नहीं है। और बताइए। एटीट्यूड। एटीट्यूड, नो 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 नो। और कमॉन कमॉन, 50 लोग हैं सब में पार्टिसिपेंट्स। असर्टिवनेस, आगे और बताइए। एबिलिटी में। एबिलिटी, ओके। एक्टिवनेस आकाश ने लिखा है। ओके, मैं दिखाती हूँ। ए से है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी। हिमांशु ने सही बोला, लास्ट में पकड़ा हिमांशु ने। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी से क्या मतलब है? आप में से कोई मुझे बता सकता है ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज ऑथेंटिक है, इससे हमारा क्या मतलब है कहने का? मैम ऑथेंटिक मतलब सर्टिफाइड यानी प्रमाणिक एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मुझे समझा सकता है कि ये ऑथेंटिसिटी हमारी स्पीकिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकती है? ये जो ऑथेंटिक होना है, कोई समझा सकता है मुझे कि ऑथेंटिसिटी से हमारी स्पीकिंग कैसे इफेक्टिव हो जाएगी? कोई भी बोलिए, आराम से बोलिए, सही बोल रहे हैं आप लोग। कम ऑन। हाँ By ignoring the facts. हाँ, सी बेसिकली ऑथेंटिसिटी से मतलब ये है जब आप जेन्युइनली चीजें बोलते हो। मतलब अगर मैं कोई भी चीज सही है, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, उसका कुछ प्रमाण है मेरे पास, तो वो चीज ऑथेंटिक होती है, वो चीज सही होती है, जेन्युइन होती है। हम कहते हैं ना कि वो इंसान बहुत जेन्युइन है। हम उसको जेन्युइन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो जो भी सही बोल रहा है उसके पीछे सही रीजन है, तभी वो ऐसा बोल रहा है। तो अपनी बातों में हमेशा ऑथेंटिसिटी लाइए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, वरना ऐसा लगेगा कि ये बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है ना?
कुछ लोगों की आदत होती है कि बोलने को तो वो कुछ भी बोल देंगे, बट व्हेन इट इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग ऑन इट दे फेल। ओके, नाउ आई से गेस करिए, आई से क्या होगा? इंटीग्रिटी मैम। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मैम। पुनव्र ने सबसे पहले लिखा था, दैट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज दैट इज जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, ठीक है, और जो चीजें आप लाइफ में एक्शंस करते हो वही चीजें आप कहते हो। मींस स्पीकिंग व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू स्पीक। तो इंटेग्रिटी यही होती है। तो अपनी पर्सनालिटी में एक इंटेग्रिटी लाइए कि मतलब हम कुछ भी ना कह दें सामने वाले से। हम जब भी कोई चीज कहें, प्रॉमिस करें, तो उस चीज को हम फुलफिल करें। यही हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनाता है। देन लास्ट वन इज एल फॉर लव। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो अपने आसपास तो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, ठीक है, एंड एवरीबॉडी इज हैविंग लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर एंड स्ट्रेस। और उस प्रेशर में अगर सामने वाला उनसे तमीज से बात कर ले या अच्छे से बात कर ले, बहुत हम्बल होके बात कर ले, तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? आपको अगर सुबह से सब लोग डांट रहे हैं और कोई एक इंसान आपसे प्यार से बात कर ले, तो आपको वो इंसान पसंद आएगा कि नहीं? कि आपको लगेगा कि नहीं, देखो पूरे दिन में सिर्फ ये एक इंसान था जिसने मुझसे अच्छे से बात की। और आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, एक वो इंसान होगा कि जो आपसे प्यार से बात करता होगा, प्यार से समझता होगा। सो दैट इज एक्चुअली लव, और ये है इसका सोल्यूशन, इजंट इट? तो अपनी स्पीकिंग में हमेशा एक वार्मथ लाइए, आराम से बात करिए, प्यार से बात करिए सामने वाले से, है ना? क्योंकि एटीट्यूड लेके और ईगो लेके आप कहीं नहीं जाओगे लाइफ में। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए। आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत हम्बल हैं। जैसे शाहरुख खान की अगर हम बात करें, तो सारे स्टार्स में, इतने सारे हीरो इंडस्ट्री में, बट शाहरुख खान को ही क्यों लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि वो बहुत हम्बल हैं, वो अपने फैंस को रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो दैट ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड दैट कम्युनिकेशन ऑफ लव मेक्स यू अ स्पेशल पर्सन। आपको अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको ये चारों चीजें अपनी स्पीकिंग में ढालनी होंगी। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आया? यस यस मैम। ठीक है, तो अगली बार अब अब ये सारी इतनी सारी चीजें जो आज आपने सीखी हैं, कोशिश करिए कि आप इनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये चीज सिर्फ लिखने के लिए स्लाइड्स में नहीं डाली, ये चीजें मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस की हैं, ये एक्चुअली में होता है, ये फैक्ट है लाइफ का। ओके, तो ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करिए। एंड आज की क्लास तो ऑलमोस्ट अब वाइंड अप हो ही गई है। अगली क्लास में बेसिकली हम इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, जो कि कल की क्लास है, हमारी मंडे की क्लास है। ठीक है, मंडे की क्लास में हम इंटरव्यू के बारे में समझेंगे और कुछ इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल हैं इंटरव्यूज के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेकिन इंटरव्यू से पहले आप मुझे ये चीज बताइए कि आपको कुछ असाइनमेंट दिया गया था? मैंने कुछ असाइनमेंट शेयर किया था आप लोगों से। एक असाइनमेंट आया होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आया था? नो मैम। नो मैम। ऐसे मैम। कैसे हो गया? रुकिए, मुझे कंफर्म करने दीजिए जरा सर से। Wait. नो मैम, नहीं आता। ओके, ठीक है, मैंने अपनी टीम से अभी चेक किया है, ठीक है, मैंने अभी बात की है। आई थिंक वो कुछ इश्यू हो गया था, वो असाइनमेंट आपके पास पहुंच नहीं पाया। कोई बात नहीं, वो असाइनमेंट मैं आज ग्रुप पे फ्लोट करवा दूंगी आप लोगों को। प्लीज उस असाइनमेंट को कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक रिवीजन है इन क्लासेस का। अगर आप ये असाइनमेंट्स नहीं करोगे, देखिए असाइनमेंट का मतलब मेरा वैसा असाइनमेंट से नहीं है कि जो आपको कॉलेज में मिलता है। नो, इसको सिर्फ 5-10 मिनट लगेगा करने में, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने इस वर्कशॉप में, 15 दिन की वर्कशॉप में ये चीज नहीं सीखी, असाइनमेंट नहीं फॉलो किए, तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे क्लास में। ठीक है, तो बहुत ऑनेस्टली करिएगा, क्योंकि ऑनेस्टी वहां पे लिखा हुआ है। ओके, अब तो ये चीजें धीरे धीरे आपको इम्प्लीमेंट करनी है और मुझे प्रूफ करना है कि आप एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे इंसान बन सकते हो।
ओके सो इसी के साथ मैं क्लास वाइंड अप करती हूँ आज की। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने संडे में अपना टाइम दिया आज। ओके इट इज रियली गुड टू सी कि संडे में आप सबने टाइम निकाला। लेकिन कल की क्लास अटेंडेंस का लिंक भेज दीजिएगा मैम। बेटा अभी मैं जस्ट इसके बाद अटेंडेंस का ही लिंक भेजूंगी। जस्ट लिंक आ गया इसके मैम। बाद अभी कोई लॉग आउट नहीं करेगा। अभी अटेंडेंस का लिंक सर शेयर करने वाले हैं आप लोगों मैम से। इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या मैम? प्लीज रिपीट अगेन क्या कह रहे हैं? मैम इसकी पीडीएफ मैम हाँ मिल इसलिए डोंट वरी, ये टॉपिक जितने भी मैं पढ़ाती जा रही हूँ ये सब आपको मिल जाएंगे। ये टॉपिक कहीं नहीं है, आप ही के लिए बनाए हैं मैंने, ये आप तक पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सबको। ओके अच्छा मुझे ये बताइए कि आज की क्लास में आपको क्या चीज अच्छी लगी, वो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए मुझे, फिर मैं वाइंड अप करती हूँ और अटेंडेंस लिंक भी आ रहा है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए आज की क्लास में आपको क्या अच्छा लगा और क्या सीखा आपने। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, जल्दी से लिख के दिखाइए। मानसी ने लिखा है एवरीथिंग ऑल। ओके एंड बाकी लोग? सब कुछ अच्छा लगा मैम। सब कुछ अच्छा, अच्छा बोल के बता रहे हैं। ओके ठीक है, हाँ आप लोग बोल भी सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर टाइपिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप बोल के बता सकते हो। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास? हिमांशु ने लिखा है एवरीथिंग। हिमांशु नॉलेजफुल नहीं होता, नॉलेजेबल होता है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। एवरीथिंग वॉज नॉलेजेबल होगा हिमांशु, ठीक है। मैं गलतियां भी करेक्ट करती जा रही हूँ। देवेंद्र ने बॉडी लैंग्वेज लिखा, आर्या ने इंटरेक्शन लिखा, अनीश ने कम्युनिकेशन लिखा, संतोष ने भी कम्युनिकेशन। ओके दीप्ति ने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैम ओपल। ओके ठीक है नाइस। सो आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखी आज की क्लास में। ठीक है सो हम सब लोग फिर कल मिलते हैं। ओके एंड सी यू ऑल, एंजॉय योर संडे इवनिंग। ओके थैंक यू। सी यू टुमारो, बाय एवरीवन। हेलो हेलो भाई हेलो। हाँ हेलो भाई। हेलो बोलो। रोशन बोल रहे हैं। हेलो रोशन भाई पहचान रहे